Yes, you all are welcome in this interesting economics class of class 10. Previously, we have discussed about something in this topic. About this topic, the topic is sectors of the Indian economy. We all know about different types of sectors are divided into three categories. One is primary sector. We have already discussed about it. Next one is secondary sector and last one is tertiary sectors. All sectors are divided into three classes: primary, secondary and tertiary. And all those sectors which are directly or indirectly related to agriculture or based on agriculture, that is known as primary sector. Why? Industrial firms, industries based activities are related to industrial sector. And last one is servicing sectors is related to tertiary sectors. That is why it is also known as tertiary sectors, service sectors. Yes? Yes. In this way, we have already discussed all three sectors: primary sector, secondary sectors and tertiary sectors. अर्थात हम सभी प्रीवियस क्लास में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि कृषि एवं उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, उन सारी गतिविधियां और क्रियाकलाप को हम लोग प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जानते हैं। अब जैसे कृषि है या इससे मत्स्य पालन है, लकड़ी काटने का कार्य है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। कल्पना कीजिए, अब इसको जो डायग्राम से दिखाया गया है वो भी हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन है क्या कि ये फ्री हैंड किया गया है तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है, किंतु ये आपकी पुस्तक में जो स्पष्ट किया हुआ है उसी को मैंने आधार मान करके किया है। किंतु वर्तमान का ये 2003 1973 से लेकर 2003 और 2000 ईस्वी का इम्प्लीमेंट को दिखाया गया है और प्रोडक्शन को दिखाया गया है, तो किंतु वर्तमान स्वरूप में थोड़ा और अंतर है जिसको हम अभी बाद में बताएंगे। तो ये जो प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या योगदान है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जहां है उसमें 1973 ईस्वी में जो अपना प्रोडक्शन था उसको डायग्राम से दिखाता। ये जो टिक किया हुआ है, ये टिक देख रहे हैं आप, ये टिक किसका इंडिकेशन है? तो ये टर्टियरी सेक्टर्स का, ठीक है। और दूसरा जो है, ये जो क्रॉस किया हुआ है वो इंडस्ट्री का है, यानी सेकेंडरी सेक्टर का है। और ये सर्किल वाला जो है जितना भी देख रहे हैं वो क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर का है। कल्पना कीजिए कि 1973 ईस्वी में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का इनकम था, उस इनकम का शेयर जीडीपी, अब ये जीडीपी क्या है इसको भी जानना जरूरी है। इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शकल। शकल उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है इसको हम लोग
तो ये सकल वर्ड जो है, सकल वर्ड, इसको हम लोग कुल के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, जब प्रश्न रहता है ना कि ये सकल क्या चीज है, इसको हम लोग कुल के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमको देखना है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है एक देश के अंतर्गत, एक देश के अंतर्गत एक निश्चित कालखंड में जो सामान्यतया 1 वर्ष का होता है, जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उन तमाम संसाधनों से प्राप्त आय को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, एक देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों से प्राप्त आय को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जानते हैं। अब एक आप लोग पढ़े होंगे या देखे होंगे कि एक होता है नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेशनल इनकम में यदि विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से यदि फॉरेन से डिफरेंट रिसोर्स से जो आय प्राप्त होता है उसको यदि हम जीडीपी में जो जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो नेशनल इनकम कहलाता है, सीधी सी बात है। और यदि इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो हायर स्टडी में थोड़ा डिटेल्स में इसको जानने की आवश्यकता होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि टोटल इनकम माइनस, टोटल इनकम माइनस फॉरेन एड्स बराबर जीडीपी हो जाएगा। अब उसी को हम समीकरण में जब बनाएंगे तो फिर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कुल देश के अंतर्गत जो भी संसाधन है उससे प्राप्त आय जो एक निश्चित कालखंड में, तो जो सामान्यतया 1 वर्ष का होता है, तो उसके योग को ही हम सकल यानी कुल घरेलू उत्पाद के रूप में जानते हैं। अब है कि ये सकल घरेलू शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, तो 1973 ईस्वी का हमारे देश का स्वरूप क्या था जो आपके सामने में अब बारीकी से पुस्तक में भी इस प्रकार से दिया हुआ है। उसमें क्या किया हुआ है, आप कहेंगे आचार्य जी यहाँ पर तो आपने मिस किया है, आप पुस्तक में लिखा हुआ है, ये परसेंटेज में है, याद रखेंगे सभी परसेंटेज में है कि उसमें तो 10-10 का है, 100% है, 90% है, 80% है, 70% है, 60% है, 50% है। इस प्रकार से आप तो 100 और 80 कर दिए, 20 का अंतर कर दिया। It doesn't matter. It matter you will have to observe what shape or size of that different type of sectors or the area. यह निर्भर करता है कि ये जो दिखाया गया है वो कितना शेडेड किया हुआ। एक तरफ 1973 ईस्वी में आप देख रहे हैं, इसका जो स्वरूप है ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये मात्र इतना है। अब देखिए कि 50% के करीब लगभग यहां तक क्या है, तो ये एग्रीकल्चर का है, प्राइमरी सेक्टर का है, और उद्योग का उससे भी बहुत कम है। अब देखिए कि बाद के कालखंड में लोग टर्टियरी सेक्टर्स के अंतर्गत रुझान बढ़ गया। क्यों रुझान बढ़ गया, क्यों प्राइमरी सेक्टर से भागने लगा,
क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स में इसको डिटेल्स में समझने में बहुत अब समय देने की आवश्यकता है, किंतु शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं कि आप लोग देखते होंगे या आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, माता पिताजी घर में परिवार के सदस्य क्या कहते होंगे, बेटा मन लगा करके पढ़ो, बढ़िया से मेहनत करो ताकि कोई नौकरी, बढ़िया नौकरी मिल जाए, कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए। ये ऐसा मेरा मानना है कि 99% गार्जियन ऐसा ही सोचते होंगे और आपके मन मस्तिष्क में विचार देते होंगे, बेटा बढ़िया से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो ताकि आने वाले समय में आपको अच्छी नौकरी मिले, यानी आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहेंगे। ऐसा शायद ही कोई माता पिता होंगे कि बेटा खूब बढ़िया से पढ़ ले और बड़ा वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक वे में बढ़िया से खेती बाड़ी का काम करना। कोई माता पिताजी नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि एग्रीकल्चर में अनिश्चितताओं का व्यापक प्रभाव रहता है, अनिश्चितताओं का। इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि क्या है, मॉनसून के साथ जुआ है। इस पर भी एक टॉपिक चल जाएगा, लेकिन डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। भाव यह है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। आज तारीख क्या है? 24 है, मई का 24। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, अलर्ट कर दिया गया है, कुछ राज्य बिहार भी है, भयानक तूफान चक्रवाती प्रभाव पड़ने वाला है, भयानक बारिश होगी, भारी बारिश होगी। इसलिए किसान लोग या आम जन सावधान हो जाए। अरे भैया, खेत में फसल लगा हुआ है, 3 दिन में उस फसल को कैसे क्या करेगा? वो कटाई करेगा कि तैयारी करेगा कि धूप में सुखाएगा? वो भी कैसे सुखाएगा? समस्या है। तो कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, और कभी इस प्रकार से चक्रवाती तूफान के कारण हो जाता है, कभी ऐसा मौसम हो जाता है जिसके कारण अत्यधिक सिंचाई की व्यवस्था करने की पर ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट आता है, प्रोडक्शन कम रहता है, किसान यूनियन उस प्रकार की रहती नहीं है। बात सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, क्या होता है मालूम है? सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं वो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो दलाल लोग होते हैं उसके बारे में क्या मानसिकता है मालूम है? या ऊपर के अधिकारी हैं उसको कुछ कमीशन दीजिए, तब आम किसान का अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है, वो डेफिसिट में चला जाता है। हाँ, बड़े बड़े 2-4% ऐसे किसान होते हैं जिसको उसका लाभ मिलता है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं उसका जरूरत से ज्यादा बेनिफिट लेता है। मिलना चाहिए कृषक को तो मिल रहा है कोई और को, इसलिए इसका लाभ ज्यादा नहीं, इसका भविष्य आम जन समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम कर रहा है वो वास्तव में क्या है कि अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। कभी कुछ बढ़िया भी यदि उत्पादन हुआ तो उसका मार्केट में कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है, तो भी लॉस। और ऐसा रेयर ही होता है जो बिल्कुल अनुकूल समय रहता है और कृषक को कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। इसीलिए फिर सामाजिक मानसिकता इस प्रकार की है, यदि कोई नौकरी करते हैं वो 2 पैसा कम ही मिले कोई बात नहीं है, उनको समाज में बेहद इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं सामान्यतया प्राइवेट सेक्टर में या यूं कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करते हैं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। आज ये सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। वो क्या करते हैं तो खेती
बड़े बड़ा लगता है कि जो ही आप कोई किसी से पूछिए जो कहेगा क्या करते हैं आपके पिताजी, किसान। अरे भैया किसान है, हिम्मत बोल्ड होकर के बोलिए ना, गर्व से बोलिए ना, किसान है मैं, जिसका संपूर्ण देश का भरण पोषण जो होता है किसान के माध्यम से होता है। वो निसहाय हतप्रभ होकर के लगता है ऐसे बोल रहा है कि लगता है बोलने से पहले ही फिट कर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो इस प्रकार की सामाजिक संरचना ऐसी हो गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। आपके घर में, सबके घर में है, परिवार को साथ साथ बेटियों की शादी करना है तो लड़का ऐसा खोजना है जो सर्विस में होगा, बाकी उसके बाद ही कोई दूसरे ऑप्शन पर ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस जाते है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उत्तरोत्तर टर्टियरी सेक्टर का प्रभाव बढ़ते जा रहा है और इस उद्योग में भी इजाफा हुआ है, लेकिन टर्टियरी ज्यादा हुआ है। किंतु याद रखें अभी यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है प्रोडक्शन में लगभग 8 टाइम्स, देखिए उद्योग के क्षेत्र में या द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो 8 गुने की जीडीपी, और एम्प्लॉयमेंट क्या है तो लगभग 2.5 गुना। तो भैया उसी हिसाब से उसी अनुपात में इसमें भी तो आना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। नहीं, टर्टियरी सेक्टर्स में 11 टाइम्स की वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है, किंतु एम्प्लॉयमेंट में मात्र 3 टाइम्स है। उस अनुसार से होना चाहिए। अब देखिए यही कारण है कि अब प्राइमरी सेक्टर में देखिए टोटल यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या है कि लगभग 25% प्राइमरी सेक्टर में है। अब लोग इन्वॉल्व कितने हैं? 50% है, मोर देन 50%। जब देश आजाद हुआ था ना उस समय में 80% लोग कृषि पर ही निर्भर था। गांव घर में कहावत है कि कोई विभाग, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई काम नहीं है तो एग्रीकल्चर में समा जाए। अरे भैया आपको यह भी देखना चाहिए कि 5 एकड़ खेत के लिए कितने हैंड्स की आवश्यकता है। अब जितने भी एक ही किसान के 4 बेटे, बेटे के 4 बेटे, उसके भी बेटे हैं, सब उसी में समाते जरा इक्का दुक्का किसी को अन्य क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता है, सब उसी में रहता है। नतीजा ये होता है व्यापक रूप से बेरोजगारी व्याप्त हो जाती है। कहता है हम भी खेती करते रहे भैया, 5 एकड़ खेत के लिए मान लीजिए 15 आदमी की आवश्यकता है। अब 5 एकड़ में 50 आदमी उसमें इन्वॉल्व है तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो क्या है? वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है। तो यहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है कि इसकी स्थिति क्या बनती है तो बहुत कम हो जाती है। मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है कि व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी है। अब देखिए कि जब 50% उसमें इन्वॉल्व है लोग, तो इसका मतलब है कि 50% भी जीडीपी में उसका शेयर होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। इसका मतलब है कि जरूरत से बहुत बहुत ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व है। अरे मरता क्या नहीं करता, कोई काम नहीं तो चलो भाई वो भी खेती में जुड़ जाता है। जबकि खेती पर, कृषि पर अधिक से अधिक पॉपुलेशन का बोझ है, लोड है, लेकिन क्या किया जाए, दूसरा ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो लेकिन बाद के कालखंडों में लोगों का रुझान भी है, सरकार की पॉलिसी भी ऐसी बनते जा रही है कि उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रही है। अभी देखिए एक सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में इतना इजाफा हुआ है कि अब लगभग जो है ये जीडीपी का 3/4 भाग जो है वह दोनों सेक्टर मिलाकर के हो जाता है।
और मात्र 25% ही, देखते हैं यहाँ पर 25% ही क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का शेयर बन पाता है। तो भाव यह है कि उत्तरोत्तर हम प्राइमरी सेक्टर पर से पॉपुलेशन को सेकेंडरी सेक्टर पर और टर्टियरी सेक्टर पर अधिक से अधिक जोर दे रहे हैं, अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि इसमें निश्चितता ज्यादा रहती है। क्या ऐसा कभी देखे हैं कि जो सर्विस सेक्टर में है उसमें कभी अतिवृष्टि हो गया, कभी हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई, कभी चक्रवाती तूफान आ गया तो सैलरी उसका बंद हो जाता है? नहीं होता है। अभी देखिए ये बड़ा हास्यास्पद बात होती है, जैसे अभी दुनिया ये कोरोना महामारी से जूझ रही है। सरकार भी विभिन्न प्रकार की कदम उठा रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी, ताकि पब्लिक को बहुत परेशानी न हो, भूखे न मरे। लेकिन सरकारी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उनको तो पेमेंट मंथली या फिर समय समय पर अकाउंट्स में अमाउंट आ जाता है, तो उसका भरण पोषण हो रहा है। कल्पना कीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर में है उसकी क्या दशा है। गार्जियन कहते हैं अबे स्कूल बंद था, तो स्कूल बंद था तो इस प्रकार से कार्य करने वाले जो लोग हैं, क्या 1.5 साल के लिए भोजन लेना बंद कर देगा, श्वास लेना बंद कर देगा, बाकी सब के लिए वो व्यवस्था है क्या? वो लोग बिना इस प्रकार की व्यवस्था के ही काम कर सकता है? उन लोगों का काम नहीं चलेगा। तो इनको इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको भी यदि काम हो रहा है, चल रहा है, सेवा दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनका पेमेंट नहीं रुकना चाहिए। कुछ तथाकथित ऐसे गार्जियन होते हैं, हाँ ये बात अलग है। अब जैसे कि हमको ये टॉपिक को, इस मेन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए कम से कम 2 घंटा का समय चाहिए। समय की बाध्यता रहती है, बंद जाते हैं, फिर अपलोडिंग की समस्या रहती है, तो प्रयास करते हैं खंड बना करके थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करें। फिर बीच बीच में प्रश्न भी करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई आप मैसेज कीजिए, जहां कोई भी कंफ्यूजन रहता है उसको आप, हम लोग बड़ा हृदय से स्वागत करते हैं। ऐसे बच्चे जो भी प्रश्न करते हैं उनको हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन क्या किया जाए? अभी पहले तो जान बचाना है। फिर तो कुछ ही गार्जियन क्या बोलते हैं, कभी बच्चा स्कूले ले गया था, फीस पहुंचे भैया उसमें जो कार्यरत एम्प्लॉई हैं they all are working directly or indirectly, no doubt, and if you will not deposit your fee which is already clear, then how they will survive in their life? It is very difficult task and everyone should think over it. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करता है उनको भोजन वगैरह की आवश्यकता होती है, कपड़ों की आवश्यकता होती है, मेडिसिन की आवश्यकता होती है। बाकी क्षेत्र में जो प्राइवेट वगैरह में है, क्या वो इंस्टीट्यूशन का हो या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य हो, उनको बीच में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है इस प्रकार की सामग्रियों की। ये चिंतन का स्तर थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कमजोर हो जाता है। इसलिए ऐसे कुछ एक गार्जियन, लेकिन अधिकांश गार्जियन प्रशंसा के पात्र हैं कि वो भी समझते हैं कि वास्तव में ये विपदा जो है, विपदा की घड़ी में सबको मिलजुल करके इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और सर्वाइव करना चाहिए। तो क्लियर यह है कि आप देख रहे हैं दोनों का अलग अलग डायग्राम किया हुआ। ये सर्विस सेक्टर का है, इसको एम्प्लॉयमेंट को दिखाया गया है। और 1973 से लेकर के 2000 में आप पुस्तक को, आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में यही रहेगा
कि ये जो डायग्राम 2 और डायग्राम 3 जो है उसको खूब बढ़िया से 10-15 मिनट तक ऑब्जर्व कीजिए, देखिए और कंपेयर कीजिए, तो पता चलेगा कि प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे उसका शेयर घटते जा रहा है और सेकेंडरी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा तीव्र गति से टर्टियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा है और उसमें लोगों का रुझान बढ़ा है। और साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की है कि टर्टियरी सेक्टर में अधिक से अधिक लोगों को इंगेज करने की आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट देने की आवश्यकता है। तो इसको मैंने डिफरेंट डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट करने का आप लोगों के बीच में प्रयास किया है, लेकिन ये एक बार आपको कम से कम पुस्तक को बढ़िया से देख लेना पड़ेगा, फिर कहीं पर कोई कंफ्यूजन यदि है तो आप हमको बताएंगे, तो फिर से हम आप उसको क्लियर करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।